So, hello everyone, good morning. Today is 29th Jan 2024. So, let's discuss The Hindu. उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को विच इज़ रिलेटेड टू द हिंदू डिस्कशन ऑन डेली बेसिस. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से कि मैं डेली रोज के रोज, ध्यान से सुनना इसको, मैं डेली रोज के रोज 8:30 से 9 बजे के बीच में, मतलब 8:30 to 9 आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो ऑफ 45 to 50 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, जिसमें पूरा हिंदू डिस्कस होगा. सिर्फ हिंदू ही डिस्कस नहीं होगा, बट उसके लिंकेजेस जो कन्वेंशनल यूपीएससी में टॉपिक्स हैं या किसी भी और एग्जाम में हमें जरूरत पड़ती है, एक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, सारा कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा 8:30 to 9. लिख लो, ये करंट इवेंट एक्सप्लेनर चैनल पे रोज 8:30 और 9 के बीच में प्रोवाइड करवाऊंगा. ओके, इट्स माय पार्ट ऑफ कमिटमेंट एंड आई एम गोइंग टू डू 100% ऑन इट. नेक्स्ट इज अप टू यू. आप सब्सक्राइब करिए अभी राइट नाउ, ठीक है. और जो इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल करंट इवेंट्स एक्सप्लेनर पे आपको प्रोवाइड की जाएगी. ओके, सो जस्ट ज्वाइन इट. बाकी आप हिंदू मेरे ऊपर छोड़ दो. एक भी पन्ना या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं रहेगा जिसको आपको हिस्ट्री, फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कन्वेंशनल किस टॉपिक से लिंक होता है, सारा पढ़ाऊंगा. ओके, एक चीज और बताना चाह रहा हूं. ये वैद सर है, ठीक है, वैद ICS. ही टेक्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल. Okay, he provides after reading minimum 10 to 12 newspapers. He's 70 plus, I think. I don't know the age, but he's very senior in this coaching industry and 1985 से चला रहे हैं. I'm not promoting any coaching, sorry to say, but this channel where the ICS sir provides after reading 12 to 13 newspaper daily. वो कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, उनकी फोटोज डालते हैं पीडीएफ क्रिएट करके, विच इज़ वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल. एंड उस पीडीएफ का एनालिसिस इन द सेम मैनर विच आई एम डूइंग फॉर हिंदू, आई विल बी अपलोडिंग एट इवनिंग बिटवीन 7 to 8, 7 PM to 8 PM. उन सभी आर्टिकल्स के एनालिसिस वीडियो के फॉर्म में मैं आपको डाल के दूंगा. बट अगर आपको उन न्यूज़ का एक्सेस चाहिए, देन यू शुड ज्वाइन दिस चैनल. ओके, दिस वैद ICS दिल्ली ऑफिशियल चैनल. ओके, तो फाइन, दिस इज द इंट्रो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू 29th Jan. ओके, तो हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेट्स डायरेक्टली स्विच ऑन टू एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ओपिनियन. ओके, तो पहले टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स डू इट फ्रॉम हियर. ठीक है, जो पहला आर्टिकल है वो एनालिसिंग चाइना टाइज विद अफ्रीका. ओके, चाइना की टाइज विद अफ्रीका एनालिसिस कर रहे हैं. क्या सीन है, बैकग्राउंड क्या है कि जनवरी 2024 13th और 18th को चाइनीज जो मिनिस्टर है, ये बंदा, दिस मिनिस्टर वांग यी ने अफ्रीकन कंट्रीज में विजिट किया था. कौन कौन सी? इजिप्ट, ट्यूनेशिया, टोगो एंड आइवरी कोस्ट. ठीक है, देख लेते हैं ये कंट्रीज कहाँ पे हैं. दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका. ठीक है, लेट्स कम टू हियर वेयर ही विजिटेड. तो आप देख सकते हैं, जूम करता हूँ मैं थोड़ा. दिस इज आइवरी कोस्ट. ओके, हियर दिस इज आइवरी कोस्ट. कोस्ट कहाँ पे? टूवर्ड्स अटलांटिक ओशन. ठीक है, दिस इज टोगो, जो घाना और बेन के बीच में है. ठीक है, दिस इज टोगो, इसकी भी कोस्ट अटलांटिक ओशन में. फाइन. और उसके बाद जो उन्होंने विजिट की थी, वो की थी इजिप्ट एंड ट्यूनेशिया. दीज आर अपर कंट्रीज. ओके, दिस इज ट्यूनेशिया विद कोस्ट इन मेडिटेरेनियन सी एंड दिस इज इजिप्ट. ठीक है, विद कोस्ट इन मेडिटेरेनियन एज वेल एज रेड सी. एंड इजिप्ट ऑल्सो हैज अ दिस स्विस कैनाल पे उनका कब्जा है इजिप्ट वालों का, विच helps them to earn them a good amount of money, क्योंकि यहाँ से ही ट्रेड पास होती है मेडिटेरियन जाके पूरे यूरोप और अफ्रीका में. ओके, सो इजिप्ट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन जियोपॉलिटिकली. ओके, तो व्हाट इज द केस, इन्होंने विजिट किया. ठीक है, अब विजिट में क्या हुआ कि इनके जो मेजर एजेंडा थे वो थोड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इनके मेजर एजेंडाज क्या थे? देखो, ये तो 3 इनिशिएटिव एग्जीक्यूट करेंगे. सपोर्ट फॉर अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको ये इंडस्ट्रियलाइज करेंगे. ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे. ठीक है, और कॉपरेशन करेंगे ह्यूमन टैलेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे करेंगे. ठीक है, और एक जो मेजर चीज इन्होंने कह दी है वो इजिप्ट में ये बोल दिया है कि गाजा में जो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें चाइना विल हेल्प इन मीडिएटिंग पीस. ठीक है, ये स्टेटमेंट पहली बार आया है. फाइन, चाइना मीडिएट करेगा पीस गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में. ये इन्होंने इजिप्ट में कहा. और इजिप्ट में ही क्यों कहा? बिकॉज इजिप्ट हैज अ बॉर्डर विथ गाजा. दिस इज सिनाई पेनिनसुला. दिस इज, ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है. यहां से इजिप्ट का बॉर्डर है गाजा से. दिस, ठीक है, यहीं पे बॉर्डर है विथ गाजा. फाइन, इंपॉर्टेंट है. तो चाइना का जो पास्ट 34 ईयर्स में अफ्रीका के साथ इंटरेक्शन रहा है, उसका क्या सीन था? सबसे पहले जो 1950s में इंटरेक्शन था वो ये था कि चाइना ने अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट्स में काफी मदद की कोल्ड वॉर के दरमियान. ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उनको इंडिपेंडेंस लाने में हेल्प की चाइना ने. 1950s का दौर था वो. 70s के दौर में अफ्रीकन कंट्रीज ने सपोर्ट किया इन टर्न चाइना को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए. एंड अफ्रीका इज अ वेरी बिग ब्लॉक, डेमोक्रेसी वर्क्स विद मेजॉरिटी. दैट्स व्हाई दीस अफ्रीकन कंट्रीज सपोर्टेड चाइना इन यूएनएससी काउंसिल. ठीक है,
1999 में चाइना ने अपनी प्राइवेट कंपनियों से कहा कि इन्वेस्ट इन अफ्रीका विद गो आउट पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है, इन्वेस्ट इन अफ्रीका। दे हैव सेड टू देयर प्राइवेट कंपनीज को कहा कि आप अफ्रीका में इन्वेस्ट करिए, फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 में चाइना ने रोड बेल्ट इनिशिएटिव अपना लॉन्च किया, BRI। दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, क्योंकि ये जो BRI है, एक मिनट, दिस इज पासिंग थ्रू दिस गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, ठीक है। ये अपना POK ऑक्यूपाइड है, ठीक है, POK ऑक्यूपाइड है, फाइन। तो इसी से चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव पास हो रहा है, ठीक है। एंड दे didn't consulted us, they consulted China, and they know this is the disputed territory, they should not do like this, but still they are doing, that's why we have a bone of contention with the China, okay। तो BRI में 42 अफ्रीकन कंट्रीज भाग ले रही हैं, फाइन, विच इज अगेन विक्ट्री फॉर चाइना। फिर चाइना ने अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया, किसके तौर पे, स्ट्रेटेजिक एक्टर के तौर पे। स्ट्रेटेजिक एक्टर इज रिलेटेड टू मिलिट्री, यूजिंग अफ्रीकाज जियोग्राफी, जियोपॉलिटिकल पोजीशन फॉर मिलिट्री गेन्स, और इन्फ्लुएंसिंग द एरिया इन अटलांटिक ओशन, यहाँ पे एज वेल एज इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मिलिट्री बेस बना के, ठीक है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है, बट चाइना ने डिजिबूटी में एक आर्मी नेवी नेवल बेस बनाया है। वेयर इज डिजिबूटी, दिस इज डिजिबूटी, दिस पार्ट। See the geopolitical location of Djibouti, very important, very important. Location is very important because it passes through Gulf of Aden, जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जो मेजर ट्रेड हमारी पास होती है गल्फ ऑफ एडन से जाती है, इट गोज टू रेड सी, ठीक है, देन सुएज कैनाल पार करके मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस में जाती है। एंड दिस डिजिबूटी इज लोकेटेड जस्ट एट द पिन पॉइंट ऑफ गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक नेवल बेस, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है चाइना का, इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद, इन सब के बाद चाइना का की ऑब्जेक्टिव क्या है अफ्रीका में, उसको ना नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, एक्सेस ऑफ की रिसोर्सेज, ठीक है। अफ्रीका में, अफ्रीका सप्लाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, प्लैटिनम, 75% ऑफ कोलैंड, ठीक है, 75% ऑफ कोल्टैन, एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मोबाइल बनाने के काम आता है, कंप्यूटर बनाने के काम आता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम आता है। दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। चाइना हैज द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन अफ्रीका फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फाइन। लेट्स सी द नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका का नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कुछ, DRC में कॉपर है, ठीक है, जाम्बिया में सल्फर है, नमीबिया में सॉल्ट है, कोकिंग कोल है, साउथ अफ्रीका में डायमंड है, ठीक है, टाइटेनियम है, जिप्सम है, सॉल्ट है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है। मींस मेजरली दिस कॉन्टिनेंट इज अनएक्सप्लॉइटेड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और उसी पोटेंशियल को चाइना यूज कर रहा है, फाइन, ठीक है। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कोबाल्ट चाहिए, प्लैटिनम चाहिए, कॉल्टन चाहिए, फाइन। उसके बाद जो दूसरा सीन है वो ये है कि अफ्रीकन अलायंस एंड इट्स जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन, ठीक है। UN जनरल असेंबली में अफ्रीका जो लार्जेस्ट ब्लॉक है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है चाइना को, वो कोई भी इशू हो, साउथ चाइना सी का हो, ठीक है, जो कि वियतनाम के साथ कंटेंशन में, वन पॉलिसी हो ताइवान वाली, वन चाइना पॉलिसी, उसमें भी सपोर्ट करता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्रोवाइड्स सपोर्ट इन UN जनरल असेंबली, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स सी ट्रेड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर अफ्रीका, ठीक है। ये 2000, दिस इज द डाटा बाय वर्ल्ड बैंक, ओके। तो ये 2000 में है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मतलब जो टॉप कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं अफ्रीका कंट्रीज से, वो यहाँ पे कलर में शो हुई हैं, ठीक है। फ्रांस इतनी कंट्रीज से इंपोर्ट करता था इन द बिगिनिंग ऑफ 2000, ठीक है। चाइना वाज लिमिटेड टू दीज ऑल कंट्रीज। बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, इंडिया, USA, दीज वर somewhere here, these were dealing with these countries, these areas were there under their control, and South Africa used to deal with these, ठीक है। In 2019, within a time span of 19 years, 19 साल में चाइना ने इतना एरिया कवर कर लिया अफ्रीका का, इतनी सारी कंट्रियों से वो इंपोर्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी रिफाइनरीज हैं यहाँ पे, उसके नेवल बेसिस हैं यहाँ पे, सो अफ्रीका इज टोटली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ओके। ये देखा हमने। अब चाइनीज जो कुछ इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में वो देख लेते हैं एज पर 2021। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, DRC कॉन्गो में CU मतलब कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहा है चाइना, CO मतलब कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उसमें कुछ इंक्लूडेड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी, ठीक है। CT कॉल्टन, AU गोल्ड, ठीक है। दिस इज अबाउट DRC। तो आप देख सकते हैं कि ईच एंड एवरी कंट्री इज एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड टू मिनरल्स, ठीक है। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला,
कोई भी कंट्री नहीं छोड़ी है जहां से वो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, फाइन। और रिटर्न में चाइना क्या दे रहा है इंडिया को, सॉरी अफ्रीका को, रिटर्न में अफ्रीका को क्या दे रहा है चाइना? इन द रिटर्न अफ्रीका गेट्स व्हाट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई मिल रहा है। सी यहां पे देखिए आप, चाइना इन रिटर्न फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, क्या दे रहा है? इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट दे रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहा है, फाइन। तो बस इतना ही है इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आर्टिकल क्या है? आरबीआई गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटी। स्टेट गारंटी क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है जो स्टेट देता है कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी जगह हम पेमेंट करेंगे, फाइन, दिस इज अ लीगल गारंटी। मतलब आपने अपने दोस्त से पैसे लिए, ठीक है, आपने अपने दोस्त से पैसे लिए, दोस्त ने आपको पैसे दिए, अब थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि अगर आपके दोस्त ने आपको पैसे वापस नहीं किए तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पैसे वापस करूंगा उसकी जगह, दिस इज लाइक अ गारंटी। लेकिन जो स्टेट प्रोवाइड करता है वो लीगल गारंटी है। लीगल गारंटी क्या बेसिस है इसका? कि अगर जो लेंडर है, ठीक है, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो लेंडर को पैसा स्टेट देगा, ठीक है। इट बिकम्स मोर और लेस लाइक अ लीगल गारंटी फ्रॉम अ लीगल एंटिटी विच इज अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसी पे आरबीआई ने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इट विल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट रिस्क बर्डन ऑन स्टेट। स्टेट के कैश फ्लोज को प्रॉब्लम हो सकती है, डेट बढ़ सकता है अगर ऐसे ही रेकलेस, मतलब विदाउट गिविंग थॉट, अगर ऐसे ही स्टेट गारंटी करता रहेगा लोन्स इन्वेस्टर्स को, जिसको श्योरिटी कहते हैं हम, ठीक है, अगर ऐसे ही गारंटी प्रोवाइड करता रहेगा स्टेट, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डेट, ठीक है। फिर क्या बोला है आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा है कि कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर लो इफ यू आर नॉट, अगर आप गारंटी देने से मना नहीं कर सकते तो आप कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर लो। गाइडलाइंस में क्या है कि आप एक तो अपने जो गारंटी है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे मत एक्सटेंड करो, ईसीबी पे मत एक्सटेंड करो। व्हाट इज दिस ईसीबी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वो होती हैं जो कि प्राइवेट प्लेयर अपने इंडिया के बाहर की कंट्रीज से पैसा उठाने जाते हैं, ठीक है। मान लो अंबानी जी ने यूएस से पैसा उठाया, ठीक है, और यूएस से पैसा उठाया डॉलर्स में, ठीक है, ही हैव टू रीपे बैक इन मोस्टली इन डॉलर। अब उसको स्टेट अपने बिहाफ पे गारंटी दे दे कि नहीं, अगर अंबानी जी ने पैसा वापस नहीं किया तो हम वापस करेंगे, तो आपको डॉलर में वापस करना पड़ जाएगा, जो कि आपकी रिस्क को और बढ़ा देगा और आपके डेट को भी बढ़ा देगा, ठीक है। आप इसलिए ईसीबी की जो बोरोइंग्स हैं उनको गारंटी देने से बचिए, ठीक है। और जो 80% प्रोजेक्ट लोन है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक पीएसयू है इंडिया की, ठीक है, ओएनजीसी, फाइन, ठीक है, ओएनजीसी ने लोन लिया 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़ का लोन लिया, ठीक है। अब उस पर आरबीआई का यह कहना है कि आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट आप सिर्फ 80% लोन का ही गारंटी दीजिए, कि मतलब अगर 100 रुपए लोन लिया है तो 80 पैसे, जो 80 रुपए हैं वो ये वापस करेगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूं, बाकी 20% आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मत ग्रांट करिए, बिकॉज कोई जरूरत नहीं है। वाई टू टेक अ रिस्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन योर सेल्फ, ठीक है। पीएसयूज को कर दीजिए बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट ओन, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना ही था इसमें, आरबीआई गाइडलाइंस टू स्टेट गारंटीज, फाइन, ठीक है। टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट देख लिया हमने, अब हम ओपिनियन पे आते हैं। जो आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है एमजी नरेगा के वर्कर्स को, वो बैड आइडिया है। किसका ओपिनियन है? इन भाई साहब का, ठीक है। इनमें से मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि जो एक्स सिविल सर्वेंट हो या किसी गवर्नमेंट का बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हो। नो, इट्स देयर पर्सनल व्यूज, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इस आर्टिकल मैंने रीड किया तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ, फाइन। तो जो डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने आधार बेस्ड पेमेंट मैंडेटरी कर दिया है मनरेगा स्कीम में, ठीक है। तो मनरेगा स्कीम में 2 तरीकों से पेमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट मत जाता है। एक तो अकाउंट बेस्ड होता है और एक आधार बेस्ड होता है। अकाउंट बेस्ड में क्या है कि जो भी तनख्वाह वर्कर्स की ट्रांसफर होगी अकाउंट बेस्ड में, वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में होगी, जिसको हम डीबीटी भी कहते हैं। उसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आप नाम प्रोवाइड करेंगे, अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे और आपको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो एक सेकंड मोड है आधार बेस्ड का, वो क्या है कि आपके आधार को लिंक किया जाएगा आपके जॉब कार्ड से, जो मनरेगा में जॉब कार्ड मिलता है उससे आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा आधार के बेसिस पे, ठीक है। फिर आधार के बेसिस पे ही ऑथेंटिकेशन के बाद आपको पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी, फाइन। ये जो 2 तरीके थे, ठीक है। अब आधार वाले जो पेमेंट मोड में, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? गवर्नमेंट ने अपना जो लॉजिक रखा है वो उन्होंने ये कहा है कि जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं उससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स हैं, मतलब कि बेसिकली करप्शन होता है मनरेगा में,
100 लोगों का आपने स्कीम में दिखाया कि 100 लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो वर्क कर रहे हैं 50 ही है। 50 आपने डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स बनवा रखे हैं और उनका पैसा आप ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब आधार से ऑथेंटिकेट किया है जॉब कार्ड को, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स हैं इनको हमें फेज आउट करने में बहुत हेल्प हुई है। फाइन फाइन, वेरी जेन्युइन आर्गुमेंट, गवर्नमेंट ने अच्छा किया भाई। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लोकसभा में मिनिस्ट्री ने जो रूरल डेवलपमेंट की, उसने कहा कि हमने 247% जॉब कार्ड डिलीट किए हैं। मतलब समझ सकते हो आप, 247%। और ये मेरा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है भाई साहब, यही काम करते हैं हमारी लोकेलिटी में। उनका ये कहना है कि ये जो ऑथेंटिकेट करना होता है ना जॉब कार्ड आधार से, इसमें ना फिंगरप्रिंट्स चाहिए, ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है, वर्कर्स के फिंगरप्रिंट काम करते करते ना उनकी रिजेस, जो उंगलियों की रिजेस होती है जिससे फिंगरप्रिंट बनता है, वो घिस चुकी है, बहुत ही प्लेन हो गया है। तो उनका आधार कार्ड ना ऑथेंटिकेशन के लिए उनकी फिंगरप्रिंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते हैं। और गवर्नमेंट ने डेडलाइंस दी हुई थी कि आपको, आपके पास जितने भी जॉब वर्कर्स हैं उनके जॉब कार्ड को आप ऑथेंटिकेट करिए, ठीक है। अब डेडलाइन पे पूरा नहीं हुआ तो जो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ जॉब कार्ड्स वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। लेकिन वो तो जेन्युइन वर्कर थे ना, आपने तो डिलीट कर दिए, लेकिन जेन्युइन वर्कर थे। केवल प्रॉब्लम कहां पे आई कि उनके फिंगरप्रिंट्स वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। इट्स अ मेजर इशू, ठीक है। यही बस इतना इंपॉर्टेंट है इस वाले आर्टिकल में, नथिंग एल्स। बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक जिसमें डाटा दिया गया है, नॉट इंपॉर्टेंट यार, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स के सेल्स में होता है। सर्विक्स कहाँ पे है? इट्स अ लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू वजाइना, ठीक है। यूट्रस जहाँ पे मतलब बच्चा दानी जो है ना, उसका जो लोअर पार्ट है, और वजाइना को ये कनेक्ट करता है सर्विक्स, ठीक है। फाइन। तो ये कैंसर कौन से वायरस से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, HPV। फाइन। अब ये HPV जो है ना वायरस, ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। फाइन। अब इसका स्प्रेड क्या है? डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है HPV वायरस की, ठीक है। एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है जो 4 टाइप के HPV को ट्रीट कर देती है, 16, 18, 6, 11। फिर बाईवैलेंट वैक्सीन है, ठीक है, जो 16 एंड 18 को ट्रीट करती है। फिर नॉन वैलेंट वैक्सीन है जो 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV को प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाती है। तो हमें क्या याद रखना है? द सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, HPV। फाइन। तो ओपिनियन देख लिया हमने, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देख लिया। नाउ लेट्स कम टू एडिटोरियल, ठीक है। अब एडिटोरियल में क्या है कि एक और टेक्स्ट, द नेक्स्ट आर्टिकल इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, हाउ डज इट सिक्योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, 3 मिनट की है, विजुअल्स के साथ है, ठीक है। उसको आप लोग देख लेना, बट मैं इस आर्टिकल को आपको ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। वो वीडियो आपको हेल्प करेगी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में कि व्हाट इज एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, हाउ डज इट हेल्प, ठीक है। बट मैं ब्रीफ कर देता हूं क्या है ये। Ever wondered how your information stays secure online? Well, the magic word is encryption. Think of it as a secret language shared only between the sender and the receiver. This language isn't English, Spanish, or Mandarin, but rather a complex code that can only be understood with a special key. Here's how it works. When the sender has a message to send, they scramble it into this special language, or in other words, they encrypt it. This scrambled message, which now looks like a jumble of random characters, makes its way to the receiver. The receiver, who holds the special key, can then unscramble or decrypt the message, turning it back into understandable information. The beauty of this process is that even if someone intercepts the message in transit without the key, all they see is gibberish. They can't decipher the original information. This is what we call encryption, a crucial tool in safeguarding our online information. Now, you may ask, what makes end-to-end encryption so special? Well, let me break it down for you. Unlike standard encryption, which only protects information as it travels across the internet, end-to-end encryption ensures a message can only be read by its intended recipient. Think of it like a secret language that only 2 people understand. When you send a message, it's scrambled into a seemingly nonsensical string of data. This scrambled message travels across the internet, impervious to prying eyes. When it reaches the recipient, it's unscrambled back into the original message. This process means that not a single soul in between, not cybercriminals, not internet providers, and not even the service provider itself can decipher your message. They can see the scrambled data, sure, but without the key to unscramble it, it's all gobbledygook to them. So with end-to-end encryption, your messages stay between you and the person you're communicating with, no exceptions. But what happens when quantum computing comes into the picture?
Enter the realm of quantum computing. Unlike traditional computers that process bits of information in a linear way, quantum computers utilize quantum bits or qubits which can exist in multiple states at once. This superposition allows quantum computers to process information at an unprecedented speed. This quantum leap in processing power could potentially crack today's encryption codes in a heartbeat. This is because the most common encryption methods rely on the difficulty of factoring large numbers, a task quantum computers could accomplish much faster than their classical counterparts. But don't let this alarm you. The same quantum mechanics that pose a threat also offer a solution. Quantum encryption or quantum key distribution uses the principles of quantum mechanics to secure data. This could provide even stronger security than what we have today by making any attempt to intercept or tamper with the data immediately apparent. So, while quantum computing poses a challenge to current encryption methods, it also holds the promise of even more secure encryption in the future. ठीक है, तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। जो इंस्क्रिप्शन है उसका मतलब क्या है कि जो कि कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको इनकंज्यूमेबल फॉर्म में बनाना, ठीक है, बेस्ड ऑन सम रूल्स। मतलब सिंपल इतना समझ लो कि आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो अपने फ्रेंड को, ठीक है, वो कंज्यूमेबल है, ठीक है, मतलब उस मैसेज को अगर कोई भी देख ले तो वो समझ जाएगा कि ये मैसेज क्या कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब उसको नॉन कंज्यूमेबल फॉर्म में बनाना है, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। नॉन कंज्यूमेबल फॉर्म में मतलब बनाना मतलब उस मैसेज को आप ऐसा कोडिंग दे दो, ये कुछ भी रैंडम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आइसक्रीम को इन्होंने कोड किया है, मतलब इनक्रिप्ट किया है, ADNG ऐसा फालतू का कोई बना दो बड़ा सा। अब इसको कोई देखेगा तो ये बता नहीं पाएगा कि भाई साहब ये आइसक्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन हो गया। ये इंक्रिप्शन को कोई भी पढ़ नहीं सकता, कब तक नहीं पढ़ सकता, जब तक कि उसकी की उसके पास ना हो, ठीक है। की मतलब क्या है कि की हेल्प करती है इस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने में। मतलब जो आइसक्रीम आपने जिन पैटर्न का यूज करके आपने ये जो इतना फालतू का बड़ा वर्ड बनाया है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप एक मेरे को की प्रोवाइड करिए कि मैं इस फालतू के वर्ड को, इतने बड़े वर्ड को डिक्रिप्ट कर सकूं, ठीक है। मतलब काइट का यूज करके, काइट इज बेसिकली अ मैकेनिज्म, मतलब एक पैटर्न वो बताते हैं कि दिस इज द पैटर्न वी हैव यूज्ड टू इनक्रिप्ट द मैसेज, सो द की व्हिच इज वी आर प्रोवाइडिंग दिस काइट, ठीक है, दिस वन, दिस इज आल्सो अ पैटर्न। मतलब सामने वाले को आप पैटर्न बना देते हो कि भाई साहब इसको आपको डिक्रिप्ट करना है तो आप ये वाली पैटर्न लगा देना, तो आपको असली उसका मतलब पता चल जाएगा। फाइन, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि एंड टू एंड में सीन ये होता है कि आपने मैसेज भेजा यहां से, ठीक है। अब व्हाट्सएप वाला जो मैसेज है वो पहले आपके मोबाइल से आप व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा, ठीक है, वहां से आपके फ्रेंड के पास जाएगा। तो जो इंस्क्रिप्शन यहां पे हुआ था ना, जब आपने मैसेज भेजा था, वो पूरा इंक्रिप्टेड ही जाएगा सर्वर से लेके आपके फ्रेंड तक, और डिक्रिप्शन वाली जो की है जो उसको डिक्रिप्ट करेगी वो आपके फ्रेंड के एंड पे ही करेगी जाके। मतलब एंड टू एंड, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे मैसेज को जाना था, एंड टू एंड ही डिक्रिप्शन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बस यही था एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अब हाउ इंफॉर्मेशन इज इंक्रिप्टेड, ये मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन पैटर्न्स, ठीक है। इसमें भी कुछ दो टाइप होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, जिसमें की जो है ना, जिसने इंक्रिप्ट किया है, मतलब जो पैटर्न आपने यूज किया है इंफॉर्मेशन को नॉन कंज्यूमेबल फॉर्म में बनाने के लिए, वो सेम ही पैटर्न यूज हो जाएगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब वो सेम ही पैटर्न जब मैं लगा दूंगा तो वो सेम ही पैटर्न मुझे उस पर्टिकुलर जो फालतू का वर्ड था जिसको जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस फालतू के वर्ड को मैं समझने लायक बना सकूंगा सेम पैटर्न को यूज करके, ठीक है। और एसिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एसिमेट्रिक में जैसे आइसक्रीम है, उसको आपने इंक्रिप्ट किया एक की को यूज करके, एक पैटर्न को यूज करके, मान लो मोटरसाइकिल है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल बताया हुआ है, बट जो पैटर्न यूज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं कि आपको 64 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, दिस इज द पैटर्न टू डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट। अब आपको डिक्रिप्ट करना है तो आपको 108 मैथमेटिकल, जो इतना बड़ा मैथमेटिकल वो वर्ड है, उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है 108 को 108 से ही, ठीक है, डिजिट का जो नंबर है। फाइन, तो ऐसे ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं इनक्रिप्ट करने में। फाइन, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो की है मोटरसाइकिल, उससे इनक्रिप्ट किया आइसक्रीम को, लेकिन जो डिक्रिप्ट करेगा बंदा, जिसके पास ये पहुंचा, उसके पास जो की होगी डिक्रिप्ट करने की, वो मोटरसाइकिल से करस्पॉन्ड करती हुई की होगी, मोटरसाइकिल वाली की नहीं होगी। मतलब सेम पैटर्न की नहीं होगी, बस उस पैटर्न से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होंगी जो की डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है। उसको एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्लियर है? फाइन, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, हमने समझ लिया एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है। अब इसको कोई क्रैक कर सकता है क्या बीच में, ठीक है, देखते हैं कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आर यू रेडी? ये आपने मैसेज भेजा अपने व्हाट्सएप से, ठीक है, अपने फ्रेंड के फोन पे भेजा, बीच में ये व्हाट्सएप का सर्वर है, क्योंकि ये मैसेज इसके थ्रू ही जाएगा, व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू ही जाएगा आपके फ्रेंड के पास, ठीक है। फाइन, आपने मैसेज भेजा, मैसेज आ रहा है, मैसेज गया यहाँ से सर्वर पे, फिर सर्वर से आपके फ्रेंड के पास। अब यहाँ पे बीच में बैठ गया ये हैकर, ठीक है। हैकर को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में? मैन इन मिडिल, ठीक है। अब ये हैकर क्या करेगा, इसने आपके मोबाइल को हैक कर रखा है,
ठीक है, आपके मोबाइल को हैक कर रखा है। जब आपने एनक्रिप्ट किया मैसेज, तो आपने एक बेस पैटर्न पे किया होगा, मतलब आपने एक की यूज की होगी एनक्रिप्ट करने के लिए। तो इस हैकर ने उस मैसेज को आपके मोबाइल के हैक करने के थ्रू ही उस मैसेज को, जिस की का आपने यूज किया उसको इनक्रिप्ट करने के लिए, उसको पता चल गया। ठीक है, और इन द मिडिल जब आपका मैसेज व्हाट्सएप सर्वर से आपके फ्रेंड के पास जा रहा था, इन द मिडिल ही उसने वो मैसेज आपका इनक्रिप्टेड वाला डिक्रिप्ट कर लिया। फाइन, उसने रीडेबल फॉर्म में बना लिया और इंफॉर्मेशन अपने पास ले ली। दिस इज हाउ इंक्रिप्शन कैन बी क्रैक्ड। दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, मैन इन द मिडिल, दिस पर्सन इन द मिडिल ऑफ द दिस मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम योर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, अटैक कर दिया उसने। अच्छा, एक इस अटैक की जो एक प्री कंडीशन रिक्वायर्ड है वो इसमें ये है कि या तो वो आपका हैक मोबाइल करेगा, ठीक है, ताकि उसे इंक्रिप्शन की की मिल सके, जो भी पैटर्न यूज किया है मशीन ने इंक्रिप्ट करने के लिए मैसेज, उसकी की मिल सके उसको। ठीक है, या तो वो जिस पे आप मैसेज भेज रहे हैं उसके आपके फ्रेंड के डिवाइस को हैक करेगा ताकि वो डिक्रिप्शन की मिल सके उसके। ठीक है, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है और दोनों चीजों में से कोई भी एक मिल जाएगी उसको तो वो कर लेगा आपका मैसेज क्रैक। या तो वो आपका मोबाइल हैक कर ले और उसको एनक्रिप्शन वाला पैटर्न मिल जाए जो आपकी की यूज की है, या तो जहां मैसेज आप भेज रहे हैं आपके फ्रेंड के मोबाइल पे उसको मोबाइल को हैक कर ले वो और डिक्रिप्शन वाली की उसको मिल जाए। फाइन, जो इसमें करंट अफेयर बेस्ड जो एक डेवलपमेंट है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का है। ठीक है, हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग यूज फॉर इंक्रिप्शन, इसको मैंने अपनी जो वीडियो है ना इस पे पूरे आर्टिकल पे उसमें शॉर्ट फॉर्म में कवर किया हुआ है, बट इफ यू वांट ए डिटेल प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको याद रहेगा वो। ठीक है, कमेंट में बस लिख के बता देना कि हाउ इंक्रिप्शन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने ओपिनियन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेट्स कम बैक टू अवर एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो पहला आर्टिकल है वो है कि हमारे M.K. नारायणन ने लिखा है, ही इज अ फॉर्मर डायरेक्टर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑल्सो सिक्योरिटी एडवाइजर टू वेस्ट बंगाल गवर्नर। ठीक है, फाइन, वेरी मतलब गुड पर्सनैलिटी हु हैज रिटन दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में क्या है कि 2024 शुरुआत हो गई है। ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या सीन चल रहा है वो उन्होंने बताया। ठीक है, मेजरली तो पहला इन्होंने बताया कि लिसन, यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, 2024 जो शुरू हुआ उसमें क्या हो रहा है, जो ये यूक्रेन में वॉर चल रहा है ना रशिया और यूक्रेन का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा है? क्योंकि उसमें जो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं जो उसको रोकेंगी वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक हैं। मतलब अगर यूक्रेन मान लेता है रशिया की बात, ठीक है, ठीक है, तो अगर यूक्रेन रशिया की बात मान के वॉर को रोक देता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहां पे ये प्रॉब्लम दी गई है कि पॉलिटिक्स ऑल्टर हो जाएगी यूरोप की। ठीक है, यूरोप की पॉलिटिक्स क्यों ऑल्टर हो जाएगी? क्योंकि सबको पता है बिहाइंड द कर्टन यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय नाटो। ठीक है, एंड इफ यूक्रेन इज एक्सेप्टिंग पीस ऑन रशियन टर्म्स दैट मीन्स कि नाटो का डिफीट हो गया यूरोप में। ठीक है, एज अ मेजर स्ट्रेंथन ब्लॉक, सिक्योरिटी ब्लॉक। ठीक है, और अगर रशिया यूक्रेन की बात मान के पीस ले देता है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, फिर नाटो की जीत हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर और ज़्यादा यूरोपियन नेशंस जाएंगे नाटो के पास कि भाई हमें भी अपने में एडमिट कर लो, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर रशिया, क्योंकि उसकी वो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, रशियन सिक्योरिटी को। फाइन, ये तो अपना यूक्रेन रशिया की बात हो गई। वेस्ट एशिया में भी सीन चल रहा है, इजराइल और हमास से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, अब वेस्ट एशिया में जो इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बैक द कर्टेन क्या चल रहा है, जो पर्दे के पीछे की बात है वो ये है कि ईरान भाई साहब हाउदीज में जो यमन है उनको एनकरेज कर रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स और जो फॉरेन शिप्स हैं जो रेड सी के थ्रू जा रहे हैं उन पे आप अटैक करिए। क्यों अटैक करिए? क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं दे आर सपोर्टिंग हमास। ठीक है, हमास बिकॉज हमास इज पैलेस्टीनियन और मुस्लिम मेजॉरिटी है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो पर्दे के पीछे लड़ाई है वो ईरान और यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में चल रही है और मुस्लिम डोमिनेटेड वर्ल्ड के बीच में चल रही है ऑन मेजर लाइंस। ठीक है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि मेजर पावर इन्वॉल्व है इसमें भी। ठीक है, अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है, IOR वाले रीजन में, IOR वाले रीजन में ये चल रहा है कि ताइवान और चाइना, ठीक है, वन प्रिंसिपल वन पॉलिसी चाइना की, उसको वायलेट किया था यूएस ने अपनी सेनेटर को भेज के, ठीक है, कांग्रेस की, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट नेशन विच इज अगेंस्ट वन चाइना वन पॉलिसी। ठीक है, एक तो ये ताइवान वाला इशू है। दूसरा इशू क्या है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है चाइना। हाउ इट इज ब्रीचिंग? जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, उसमें डोमिनेंस रहा है हमेशा इंडिया का, क्योंकि वो हमारा बैकयार्ड है, हमारा नेबरहुड बैकयार्ड है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा है, चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है स्मॉल आइलैंड नेशंस को, या तो उनको वो लोन प्रोवाइड करके इन्फ्लुएंस कर रहा है या उनके पोर्ट्स वो लीज पे ले रहा है। ठीक है, और पोर्ट लीज पे ले रहा है, नेवल बेसिस बना रहा है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी कहते हैं, मतलब इंडिया का घिराव कर रहा है वो। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम आई और रीजन में। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट से यही तीन मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस आर्टिकल में सर ने बात की है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंडिया के लिए वो एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल आपको पता ही होगा क्या प्रॉब्लम है, चाइना की प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइना की प्रॉब्लम है एक्सटर्नल, वो ये क्या है कि हमारी जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है इंडिया की
वो ये है कि हमारे जो नेबर्स के साथ हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है? हमारी पाकिस्तान के साथ अच्छी नहीं है, बनती नहीं है, ठीक है। मालदीव्स भी हमें आजकल आंख दिखा रहा है, ठीक है। हमें श्रीलंका भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हमारा दिस नेपाल कभी कभार ऐसे मैप्स निकाल देता है जिसमें इंडियन टेरिटरीज को वो शो कर देता है अपने मैप में, वहाँ भी हमारा मतलब प्रॉब्लम है। तो हमारे आसपास के नेबर्स के साथ हमारी इतनी अच्छी बनती नहीं है। एंड चाइना इज हैविंग लिवरेज, मतलब चाइना इज हैविंग गुड रिलेशन विद ऑल दीज नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि एक एक्सटर्नल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए ये लिखते हैं कि अपनी इंडिया को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, दे हैव टू बीफ्रेंड देयर नेबर्स अगेन, मतलब जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको दोस्त आप वापस बनाइए। साउथ एशिया में अगर आपको रीजनल पावर बनना है तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइन, ये तो एक्सटर्नल थ्रेट है और चाइना की भी थ्रेट है, आपको पता ही है, बॉर्डर पे और पीओके, ठीक है, वो सब इट्स अ फैक्ट, सो यू नो इट। जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो दैट इज रिलेटेड टू मणिपुर, वायलेंस जो चल रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो सिसेशनिस्ट अप्रोच है, जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसी देखने को मिलती है कि हमें भारत से अलग होना है, ठीक है, हमें अपना अलग देश बनाना है, हमें अपना बोडो, फॉर एग्जांपल बोडोलैंड, ठीक है, नागालैंड, हमें नए नए अपने स्टेट क्रिएट करना है, एक ये इंटरनल प्रॉब्लम है। दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है कि मेनलैंड पे, जो मेनलैंड इंडिया है, वहां पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब माओवाद, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि उनको कम्युनिस्ट रूल चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। अब म्यांमार का क्या प्रॉब्लम है इस वाले आर्टिकल में देख लेते हैं। ये आर्टिकल है इंडिया फ्रांस बिल्ड एग्रीमेंट्स, ये फ्रांस, इसका कॉन्टेक्स्ट बस इतना है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया था एज अ चीफ गेस्ट इस वाले रिपब्लिक डे पे। तो उसमें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक आप देख लेना अगर आपको जरूरत है। और ये इजराइल आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को कहा है कि आप जीनोसाइड कर रहे हैं हमास में, यार कम से कम देखो तो चलो। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच इट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। फाइन, तो ये म्यांमार वाला जो है उसमें क्या सीन चल रहा है। म्यांमार में आपको पता है कि 2000 फरवरी, 3 साल पहले फरवरी में ही, मतलब 2020 की फरवरी में म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, कर दिया, हमें क्या, लेकिन हमें होना चाहिए, हमारा नेबरहुड है, ठीक है। तो अब लास्ट अक्टूबर, मतलब जो अक्टूबर 2023 थी ना, उसमें क्या हुआ कि जो एथनिक आर्मीज हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि अराकान आर्मी, ठीक है, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके और मिलिट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कौन से प्रोविंस में? शान स्टेट में, ठीक है। शान स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ अक्टूबर 2023 को एथनिक आर्मीज और म्यांमार मिलिट्री के बीच में, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इंडिया का जो एक प्रोजेक्ट था, कालादान प्रोजेक्ट, जो म्यांमार में हमारा बिल्ड हो रहा है, मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट, उसको बड़ा, मतलब उस पर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स सी ये कालादान प्रोजेक्ट कहाँ पे है, शान स्टेट कहाँ पे है, लेट्स सी। तो ये म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट है। क्या हुआ, 90,000 जो सिविलियंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्लड हो गए, मतलब उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और वो रेफ्यूजी हो गए। अब ये रेफ्यूजी कहाँ जाएंगे? या तो ये चाइना में जाएंगे या ये इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो रही है। फाइन, क्लैश हुई एथनिक रेबल्स एंड सोल्जर के बीच में, सोल्जर्स, ये कब हुआ? फरवरी 9 को, ठीक है, मतलब 9 फरवरी से चल रहा है ये एथनिक आर्मी और सोल्जर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कहाँ पे चल रहा है? ये शान स्टेट में चल रहा है, दिस इज द शान स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे ये एरिया में चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन म्यांमार मिलिट्री एंड देयर एथनिक आर्मीज, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट मिला आपको। अब इंडिया के मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है कालादान, उस पर कैसे इंपैक्ट पड़ा? उस पर ऐसे इंपैक्ट पड़ा कि जो कालादान प्रोजेक्ट है वो मल्टी मॉडल है, मतलब हमारा कोलकाता से चलेगा, ठीक है, फिर सी रूट पकड़ेंगे हम, ठीक है, फिर रिवर कालादान के थ्रू इनलैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, म्यांमार के अंदर है ये दिस पार्ट ऑफ द मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इज अंडर इन द म्यांमार टेरिटरी, ठीक है। इसमें रिवर इन्वॉल्व है कालादान, 158 किलोमीटर का जो हमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। फिर हाईवे है जो म्यांमार में 129 किलोमीटर का, ठीक है, ये रेड लाइन इज शोइंग द हाईवे, ठीक है। फिर वो मिजोरम से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर है, मिजोरम से ठीक है कनेक्ट कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट से एक और कनेक्शन मिल जाएगा थ्रू सी रूट, ठीक है। एक तो ये फायदा हो जाएगा और दूसरा फायदा क्या हो जाएगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है म्यांमार से वो हम डायरेक्ट सी के थ्रू कर पाएंगे, क्योंकि सी में थोड़ा ट्रांसपोर्ट में चार्जेस थोड़े कम रहते हैं, थोड़ा इकोनॉमिकली फीसिबल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शान स्टेट में ये यहाँ पे शान में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। एक तो मिलिट्री रूल पहले से ही स्टैब्लिश्ड है, अब शान में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से इसके प्रोजेक्ट में डिले हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फाइन, तो बस इतना ही था इसमें कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइन, तो जो चाइना की अप्रोच है म्यांमार से डील करने की, इन स्पाइट ऑफ दैट कि म्यांमार में मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया है, वो बहुत ही यूनिक है। कैसे यूनिक है? चाइना क्या कर रहा है कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी अपना रहा है, ठीक है, म्यांमार से डील करने में, ताकि उसके इंटरेस्ट जो है, उसके जो फायदे हैं वो प्रोटेक्ट रह सकें। तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल जो फॉरम्स हैं, ठीक है, उसमें वो म्यांमार वाली मिलिट्री को डिफेंड करता है, ठीक है, कि भाई साहब आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया, अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, फिर भी हम आपको डिफेंड करेंगे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फाइन, और जो एशियन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो एसोसिएशन है, उसमें क्या है कि उसने
डिनाई कर दिया म्यांमार को मिलिट्री को प्लेस देने में समिट से, ठीक है फाइन। चाइना की अप्रोच आपको समझ में आई। इंडिया की अप्रोच क्या है कि इंडिया की अप्रोच में राइटर्स ने सजेस्ट किया है जो इस आर्टिकल के, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी अप्रोच भी थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे म्यांमार में। क्या चेंज करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि मिलिट्री रूल वहां एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अब मिलिट्री रूल जब एस्टैब्लिश है तो हमें क्या करना है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अपनी। वी आर नॉट टुवर्ड्स ओनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फाइन वी आर एट द फ्रंट, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, बट आप बैक द डोर मिलिट्री को भी एंगेज करिए म्यांमार की, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट हैं जस्ट लाइक कालादान ये सारे और आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। टोटली अपोज मत करिए मिलिट्री को, फाइन। सेकंड उन्होंने कहा है कि जब तक कोई कैरिस्मेटिक लीडर, एक पावरफुल लीडर नहीं मिल रहा है म्यांमार को, तब तक तो मिलिट्री वाला रूल रहेगा, उसको रेसिस्ट करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। और आज की डेट में म्यांमार जो है वो पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में गुट में बटा हुआ है, ठीक है। एक जगह इतने आर्मीज हैं, एक जगह मिलिट्री है, एक जगह डेमोक्रेटिक वाले वैल्यूज को अपहोल्ड करने वाले संगठन है, ठीक है। इन सब में बटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब आप देखें कि एथनिक मिलिट्री ग्रुप डोमिनेट कर रहे हैं, मिलिट्री अपना टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन है वो लूज कर रही है, देयर इज अ चांस कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई जा सकती है म्यांमार को वापस से, तो आप क्या करिए, एथनिक जो ग्रुप्स हैं, जो उनकी आर्मीज है, उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलिट्री को बैकडोर कर दीजिए म्यांमार की। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मिलिट्री डोमिनेट कर रही है, ठीक है, एथनिक ग्रुप्स वीक पड़ रहे हैं, तो आप पर्दे के पीछे से एथनिक ग्रुप को सपोर्ट करिए, बट एट फ्रंट, ठीक है, एट फ्रंट मिलिट्री को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा न्यूट्रल अप्रोच रखिए म्यांमार की मिलिट्री की तरफ, फाइन, ठीक है। वी रिकॉग्नाइज यू एज अ मिलिट्री ऑफ म्यांमार एंड इट्स फाइन फॉर कीपिंग योर इंटरेस्ट टू बी प्रोटेक्टेड। तो आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। बस इतना ही था इस आर्टिकल में, ताकि हमारे जो कालादान टाइप के प्रोजेक्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, फाइन, ठीक है। तो हमने देख लिया, एडिटोरियल भी देख लिया, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देख लिया। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से फ्रंट पेज, फाइन, पूरा हिंदू कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे क्या है कि नीतीश स्विचेस साइड येट अगेन टेक्स ओथ एज सीएम, मतलब नीतीश कुमार जो महागठबंधन से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? जेडीयू, जेडीयू मींस लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, ठीक है। उनके गठबंधन से उन्होंने सीएम पद पे ओथ ली थी पिछली बार, बट वही गठबंधन तोड़ के अब बीजेपी की साइड लेके वो फिर से पीएम बन गए, सॉरी सीएम बन गए, बीजेपी के साथ जुड़ के और जेडीयू के साथ तोड़ के महागठबंधन वो फिर से सीएम बन गए। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सपेक्टिव, बट मोटा मोटा क्या था मैंने आपको बता दिया, फाइन। उसके बाद वायलेंस हुई है इम्फाल में, नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो केस चल रहा है मणिपुर में एथनिक वायलेंस का, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, जस्ट कीप अपडेटेड योरसेल्फ विद दैट। कांग्रेस विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रंट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सिटी में आ जाते हैं अपन। 1 डेड 17 हर्ट, कलका जी में कुछ कोलैप्स हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, ओके। दिस इज ऑल एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स। कंटेस्ट असेंबली इलेक्शंस हरियाणा, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। ईडी समन्स, नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। ऑडियो क्लिप्स ऑफ प्रिंसिपल फोर्सिंग नर्सिंग, नॉट इंपॉर्टेंट। टीडीपी एमपी, नॉट इंपॉर्टेंट। टेंशन फ्लेयर्स इन, नॉट इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो अबाउट गवर्नमेंट लैंड पॉलिटिक्स, ओके। दिस, ठीक है, फाइन। गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर स्पीच की कोई जरूरत नहीं है, फाइन फाइन फाइन। रोहिंग्यास रेफ्यूजी, बहुत पुराना इशू है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ अभी करंट अफेयर्स में। सीआरपीएफ डिटेल, अच्छा मैंने आपको बताया था ना कल वाली वीडियोस में, मैंने बताया था आपको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है केरला के गवर्नर को। होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीएफ को डायरेक्ट किया है कि आप Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। और आपको अगर इंडिया की सिक्योरिटीज के बारे में जानना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल वाई, ठीक है, Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी और SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनके बारे में डिटेल लेनी है तो आप 28 जैन 2024 वाला करंट अफेयर देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस टाइमलाइन पे ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, ओके फाइन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, मैंने कल डिस्कस कर दिया था जो इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के लिए। शिंदे ओबीसी, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिटरेचर, नॉट इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है इतना। एडिटोरियल हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। ओपिनियन हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट डिस्कस हो गया है, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो एक चीज मुझे बतानी थी वो ये था कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो मेटल्स हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। ये क्या है कि 17 मेटालिक एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, जिसमें स्कैंडियम, इथरियम, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो इनके नाम मैंने यहाँ दे दिए हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, पढ़ लेना यार। नाम क्या बताऊँ मैं अभी, सीरियम है, ठीक है, लैंथनम है, नियोडामियम है, ठीक है, ऐसे नाम है तो प्रोनाउंस करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो 17 मेटालिक एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। अच्छा, इन मिनरल्स के बारे में यूनिक चीज क्या है कि इनके पास यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इनकी प्रॉपर्टीज यूनिक है, जो कि हेल्प करती है इनको यूज करने में, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर मेकिंग में, कंप्यूटर चिप्स बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर बनाने में, ठीक है, हेल्थ केयर में, नेशनल डिफेंस में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में। मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो दीज एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, रेयर अर्थ क्यों लगा रखा है इनके नाम के आगे, इसलिए लगा रखा है क्योंकि अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट, अभी तो नहीं, अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। इनको थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना
टेक्नोलॉजी के बेसिस पे थोड़ा टफ था, इसके इसलिए इसके नाम के आगे रेयर लगा हुआ है, ठीक है। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अफ्रीका से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व अफ्रीका में मिल जाएगा, बस इसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है चाइना। चाइना के पास नहीं है, देखो चाइना पूरा खाली पड़ा हुआ है, चाइना के पास सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, 44 मिलियन टन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट करके वो उनको प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है। इंडिया के पास कहाँ पे है? इंडिया के पास है, ये देखिए आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इंडिया के पास है ये ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे जो इंडिया के पास मोनोजाइट सैंड है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, ठीक है, ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र वाली और कर्नाटका वाली कोस्ट, यहाँ पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, नॉट एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे मोनोजाइटिक सैंड ही नहीं है। बस केरला एक एक्सक्लूडेड पार्ट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे मिल जाता है, बाकी सारे ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मोनोजाइटिक सैंड मिलेगी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में यूएसए के पास भी है, ठीक है, ब्राजील के पास है अच्छा खासा 22 मिलियन टन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3.4 मिलियन टन है, वियतनाम के पास 22 मिलियन है, रशिया के पास 12 है, चाइना के पास सबसे ज्यादा है 44 मिलियन टन, ठीक है। अफ्रीका एज ओवरऑल कॉन्टिनेंट इसके पास भी अच्छा खासा रिजर्व है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। लेट्स कम बैक टू अवर हिंदू डिस्कशन, ठीक है। अब ये वेकेंट फैकल्टी पोस्ट वॉन्ट बी डी रिजर्व्ड, यूजीसी ने कहा है कि इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा है यार, इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ये बता देता हूँ क्या हुआ कि ड्राफ्ट एक आया था यूजीसी का जिसमें उन्होंने कहा था कि डी रिजर्वेशन ऑफ फैकल्टी वैकेंसी मेंट फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल बी पार्ट ऑफ फाइनल गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब उन्होंने ये कह दिया था कि डी रिजर्व कर देंगे, जो वेकेंट फैकल्टी की पोस्ट है उनको डी रिजर्व कर देंगे एससी और एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन से, ठीक है, ताकि जनरल लोग भी अप्लाई कर सके उस पर। लेकिन फिर उनका जब प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने फिर फाइनल में जो ड्राफ्ट था, जो फाइनल आया है, उसमें उन्होंने प्रपोज कर दिया कि नहीं भाई, जो वैकेंसी है उनको हम रिजर्व ही रखेंगे एसटी एससी और ओबीसी के लिए, ठीक है, हम रिजर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही था नीतीश वाला फ्रॉम पेज 1, ठीक है। बांग्लादेश मिनिस्टर ने कहा कि चुनाव में हेल्प किया इंडिया ने हमें, फाइन, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना है यार, ठीक है। वर्ल्ड वाले कहेंगे कि वी आर स्टार्ट इंडिया इज इन्फ्लुएंसिंग यू नो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश, विच इज नॉट गुड ना, नहीं देना है ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है। लिविंग इन पॉवर्टी, फाइन, टेम्पल, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी बंगाल, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, दिस वन, फॉरेस्ट राइट कैन इन्फ्लुएंस पोल रिजल्ट्स इन नियरली थर्ड ऑफ लोकसभा सीट्स। अच्छा, इसमें जो आर्टिकल में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आर्टिकल में बताया कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोकसभा इलेक्शंस को, लेकिन हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसके प्रोविजंस क्या है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के? ये एक्ट जो एफआरए है 2006 का, ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स को, ठीक है, फाइन। किनकी फॉरेस्ट राइट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की ये फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करता है। एफडीएसटी और ओटीएफडी की फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहला क्लियर है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, ठीक है, अथॉरिटी भी दी है कि आप सस्टेनेबल यूज करें, कंजर्वेशन करें बायोडाइवर्सिटी का और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करें। कौन लोग? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनकी बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, फाइन। ये सेम ही है, शायद स्ट्रेंथन करेगा कंजर्वेशन, ठीक है। कॉलोनियल जो इंजस्टिस हुआ इन लोगों के साथ उसको हमने अंडर मतलब थोड़ा कम करने की कोशिश की है एफआरए के थ्रू, उनको राइट प्रोवाइड करके, ठीक है। अब जो राइट्स के बारे में मैंने आपसे कहा फॉरेस्ट राइट, इसमें कौन कौन सी राइट आती हैं? तो एक्ट ने 4 फॉरेस्ट राइट को आइडेंटिफाई किया है। एक तो टाइटल राइट है। टाइटल राइट क्या है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनको राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, इनको जमीन की ओनरशिप दी जाएगी अप टू मैक्सिमम 4 हेक्टेयर, मतलब 4 हेक्टेयर तक आपको जमीन की ओनरशिप दी जाएगी। ओनरशिप किस लैंड के लिए है? ओनरशिप उसी लैंड की दी जाएगी जिसको आपने एक्चुअली कल्टीवेट किया है, ठीक है, या तो आपकी फैमिली ने किया हो या आपने कल्टीवेट किया है पिछले 75 साल में, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोविजन एडिट नहीं है, मैं आपको बता दूं, पिछले 75 ईयर्स में आपने उसको कल्टीवेट किया हो और आप ये बात एस्टैब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, हमने इनको कल्टीवेट कर रखा है, तो आपको ओनरशिप मिल जाएगी, फाइन। फिर उसके बाद आता है यूज राइट्स, ठीक है। यूज राइट्स में क्या है? जो ड्वेलर्स हैं ये वाले अपना एफडीएसटी एंड ओटीएफडी, ये क्या है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रेजिंग एरियाज के लिए अपने कैटल्स को यूज कर सकते हैं और पैस्टोरलिस्ट टाइप की इकोनॉमी भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स क्या है कि इनका रिहैबिलिटेशन होगा, ठीक है, अगर इनका इलीगल एविक्शन किसी ने कर दिया है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मतलब कपड़ा, रोटी, मकान, पानी वगैरह प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है, पहले इतना ही प्रोवाइड करवा दें, ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी है, मतलब आपको फॉरेस्ट को मैनेज भी करना है, क्या करना है आपको? प्रोटेक्ट करना है, रीजनरेट करना है, कंजर्व करना है और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को आपको सस्टेनेबली यूज भी करना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको पता चला क्या है, ठीक है, इनकी राइट्स को ओटीएफडी और एफडीएसटी की राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। फॉरेस्ट राइट्स को कौन सी राइट्स इंक्लूडेड हैं उसमें? टाइटल राइट्स हैं, ठीक है, यूज राइट्स हैं, ठीक है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स हैं एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स हैं, फाइन, ठीक है, कंप्लीट हो गया फारे, ठीक है। इंडिया ब्लॉक अपोजिशन का कोई जरूरत नहीं है, दिस वन नीतीश नो, जेडीयू चीफ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी काट सकते हैं आप, ठीक है। ईज ऑफ जस्टिस बताया, देखो एक ये अपना प्राइम मिनिस्टर जी ने
जो जुबली सेलिब्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वहाँ पे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, उसमें उन्होंने बताया कि ईज ऑफ जस्टिस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब न्याय का बहुत ही आसानी तरीके से मिलना वो हर एक सिटीजन की राइट है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 7,000 करोड़ का फंड दिया कि आप अपने कोर्ट को बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि लाइव प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की हुई है यूट्यूब पे, उससे सिटीजन्स को हेल्प मिली है जानने में कि भाई कंट्री का जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है, कहाँ पे, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, फाइन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कोई ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च हुई है, नॉर्मल, कोई ज़रूरत नहीं है। जर्मनी इंटर गवर्नमेंट डील करना चाहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे देख लो, वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ है कि चाइना और थाईलैंड के सिटीजन में बिना वीज़ा के एक दूसरी कंट्री में घूमने और टूरिज्म के लिए आ जा सकते हैं। हमने मालदीव के साथ लड़ाई कर ली, उन्होंने थाईलैंड के साथ बिना वीज़ा के टूरिज्म प्रमोट कर दिया चाइना वालों ने, है ना, मतलब वीज़ा वेवर एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, फाइन, याद रख लो यार, ज़रूरत तो है नहीं, बस इतना पता चल जाएगा कि चाइना क्या कर रहा है। फिर ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दी हैं, ठीक है, कोई सीन नहीं है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि जो यूएस ट्रूप्स थे जॉर्डन में, ठीक है, उन पर ड्रोन अटैक कर दिया है। अब भाई साहब, वर्ल्ड के जो पावर है, सुपर पावर जिसको कहा जाता था, उसको आपने छेड़ दिया है, उसमें 25 पर्सनल इनके इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। और हमास ने कहा है, इजराइल जो हमास अटैक चल रहा है उसमें कहा है, हमास ने ये बोला है कि अटैक इज अ प्रूफ दैट वॉशिंगटन बैकिंग ऑफ इजराइल, मतलब जो वॉशिंगटन इजराइल को सपोर्ट दे रहा है, उस सपोर्ट के कारण वो प्रॉब्लम में आ जाएगा एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ठीक है, मतलब एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड की दुश्मनी हो जाएगी वॉशिंगटन से अगर उसने इजराइल को बैक किया अगेंस्ट हमास, और ये जो अटैक है ये उसका प्रूफ है, ठीक है। बस इतना ही था, थोड़ी मजेदार थी इसलिए मैंने बता दिया। पाकिस्तान में पुलिस चल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर प्रीलिम्स। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक, तो इन कंट्रीज ने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप लोग, इन कंट्रीज ने जो वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है, जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है, इसको इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों छोड़ दिया है, इनमें सब में मिलिट्री रिजीम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों, प्रीलिम्स के बेसिस पे, क्योंकि इनमें जो मिलिट्री कूप था वो हुआ था, मतलब सत्ता पलट हुई थी इनकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री कूप, मतलब मिलिट्री ने रूल एस्टैब्लिश कर दिया था इन कंट्रीज में। नाइजर में हुआ था, लास्ट जून को ही हुआ है, ये 2022-23 की बातें हैं ये। नाइजर में हुआ है, बुर्किना फासो में हुआ है और माली में हुआ है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी थोड़ी मैपिंग कर लेते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, नाइजर, बुर्किना फासो एंड माली, ठीक है। दिस इज माली, कैपिटल इज बमाको, माली की कैपिटल बमाको है। किन कंट्रीज से सराउंडेड है ये, अल्जीरिया, नाइजर, ठीक है, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गुनिया, ठीक है, सेनेगल एंड दिस वन इज मैरोटीनिया, ठीक है। माली इन कंट्रीज से सराउंडेड है। नाइजर जिसमें मिलिट्री कूप हुआ वो किससे सराउंडेड है, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, टोगो, ठीक है, नाइजीरिया, चैड, ठीक है, इतनी कंट्रीज से सराउंडेड है, ठीक है। एंड बुर्किना फासो जहाँ पे हुआ है मिलिट्री कूप वो किससे सराउंडेड है, माली से है, ठीक है, नाइजर से है, टोंगो से है, ठीक है, घाना से है, आइवरी कोस्ट से है, बस इतने से है, ठीक है। नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामे, ठीक है। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है, देख लेना यार आप लोग, फाइन, ठीक है। दिस मैपिंग वी हैव डन। तो नाइजर, बुर्किना फासो और माली में मिलिट्री कूप हुआ है, फाइन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। नाटो, फिन्स कोई ज़रूरत नहीं है, नेपाल, चाइना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मनी वाइज कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है। स्पोर्ट्स कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में अभी के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स की चल रही है। अच्छा, जो लास्ट पेज बचता है वो साइंस सेक्शन का है, और मैं बता दूं आपको, ये जो साइंस सेक्शन है, ये जो हार्ड कॉपी है हिंदू की, उसमें ये वाला सेक्शन शायद नहीं आता है, ये डेली साइंस सेक्शन आता है हिंदू की ई न्यूज़पेपर वाली कॉपी में, ठीक है। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ हिंदू का ई न्यूज़पेपर, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जिसमें खबर, अच्छा इसको मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है, ठीक है, वेरी शॉर्ट वीडियो विद विजुअल्स, सारा कुछ कवर किया हुआ है, बट मैं आपको इस आर्टिकल को ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो प्ले होगी, आप लोग देख लेना। तो जीनोमिक रेवोल्यूशन हुआ है कैंसर केयर को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। क्या सीन है, मतलब बेसिकली हम लोग जो जीनोम स्टडी है, मतलब डीएनए को जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी का भी यूज कर सकते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हाउ इट इज गोना डू, व्हाट इज द प्रोसेस, अभी समझाऊंगा, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो इंडिया में 1.4 मिलियन न्यू कैंसर केसेस मिलते हैं एवरी ईयर, फाइन, ठीक है, काफी अच्छा खासा बर्डन है। अब जो कैंसर डिसीज है वो जीनोम की है, मतलब इट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन जीन्स, मतलब जीन में म्यूटेशन होती है तब कैंसर आता है, ठीक है। तो चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं अनकंट्रोल्ड वे में, ये तो कैंसर है ना, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये चेंजेस हैं कैन बी इनहेरिटेड, मतलब आप अपने माँ बाप से भी इन चीज़ों को हेरिट कर सकते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेड जो वेरिएंट्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं कैंसर का, मतलब बेस फॉर्म कर सकते हैं कैंसर का, इसको हेरिडिटरी कैंसर कहते हैं, मतलब अक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आपके घर में हिस्ट्री रही है कैंसर की और अगर वो जेनेटिक है तो हो सकता है देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपको भी कैंसर हो जाए, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल हैं वो ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर है, ठीक है, ओवराइन कैंसर, फाइन, मतलब ये एक डीएनए ओरिएंटेड भी डिसीज है। अब
दिस आर्टिकल इज़ वेरी टेक्निकल, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से। क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, ठीक है, कैंसर पेशेंट का हमने ब्लड सैंपल लिया, उसका जहाँ पे कैंसर उसका ट्यूमर सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल का हमने नॉर्मल जीनोम स्टडी की, तो उसमें हमें पता चला कि इस बंदे ने डीएनए इनहेरिट किया था इसके मम्मी पापा से, जिसका, ठीक है, जिसका म्यूटेशन हुआ और वो कैंसर के इन्फ्लुएंस में हेल्प किया, मतलब कैंसर के डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन में हेल्प किया। मतलब जो ये नॉर्मल जीनोम है, ठीक है, दिस वन, ये नॉर्मल जीनोम है ना, इसमें ये जो पार्ट है ये म्यूटेशन शो कर रहा है, मतलब, और ये पार्ट आपने इनहेरिट किया अपने मम्मी पापा से, तो आपका जो जीनोम इनहेरिटेड है उसमें भी एक ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जो इन्फ्लुएंस कर दे कैंसर के डेवलपमेंट के लिए। मतलब आप अपनी मम्मी पापा से ये वाला म्यूटेशन इनहेरिट कर सकते हैं जो कि आपके कैंसर डेवलपमेंट में हेल्प करे या उसका रीजन हो, कॉज हो, ठीक है, फाइन। तो इससे स्टडी किया हमने, फिर हमने उसका कैंसर का जीनोम स्टडी किया, कैंसर के ट्यूमर से निकाल के, ठीक है, तो ट्यूमर कंटेन्स आवर नॉर्मल जीनोम, ठीक है, ट्यूमर में हमारा नॉर्मल जीनोम मतलब ये वाला जीनोम भी होगा, ठीक है। उसके बाद एक एडिशनल कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन भी मिली हमें, दैट इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स ऑफ कीमोथेरेपी। मतलब इसको जब हमने जीनोम स्टडी में स्टडी किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि नॉर्मल जीनोम म्यूटेशन तो प्रेजेंट था ही, कुछ एक्स्ट्रा म्यूटेशंस भी थे, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग थे और जो कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्स को लेस इन्फ्लुएंस बना रहे थे, लेस इन्फ्लुएंशियल बना रहे थे, मतलब कीमोथेरेपी के इंपैक्ट को कम कर रहे थे, कुछ वैसे म्यूटेशंस भी मिले हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब हमने नॉर्मल जीनोम और ट्यूमर बेस्ड की जीनोम की स्टडी की, कैंसर जीनोम और नॉर्मल जीनोम की जो स्टडी की, तो हमें पता चला, यहाँ पे देखिए कि अगर बंदे में ये सारे कैंसर से मतलब कैंसर डिसीज वाले सारे सैंपल्स हैं ये, तो हमें क्या पता चला, इसके जो नॉर्मल जीनोम में है उसमें कोई भी कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन नहीं था जो इसने अपने मम्मी पापा से इनहेरिट किया, ठीक है, और ना ही म्यूटेशन इसके ट्यूमर जीनोम में था, ठीक है, कोई भी ट्यूमर जीनोम में भी वो म्यूटेशन नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि इसकी स्टडी के बेसिस पे इसको एक इसकी पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड, मतलब जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इसकी बॉडी की कंडीशन और इसकी बॉडी के जो कैंसर है ना उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हुई जो मेडिसिन है और जो थेरेपी है उसको रिकमेंड किया कि ये वाली 5FU थेरेपी इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या किया हमने स्टडी किया म्यूटेशन नॉर्मल जीनोम, तो हमने पाया इसमें म्यूटेशन है, ठीक है, कैंसर कॉजिंग जो कैंसर डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, और ट्यूमर का जीनोम हमने जब पढ़ा, मतलब ये वाला इसी पेशेंट का, तो हमें पता चला इसमें भी म्यूटेशन है, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग है। तो हमने देखा कि जो हमारी ये F5U थेरेपी थी ये इसके लिए काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन को हमने स्टडी किया, इसके नॉर्मल जीनोम में कोई भी म्यूटेशन नहीं था, ठीक है, बट जो इसका ट्यूमर जीनोम था, जो कैंसर के ट्यूमर से जो सेल्स निकाले गए, जब इनकी जीनोम स्टडी की गई तो उसमें हमें म्यूटेशन मिला, ठीक है। तो म्यूटेशन मिला जब हमें, तो हमने क्या उससे निकाला कि ये जो FU टॉक्सिसिटी टू द ट्यूमर, ठीक है, मतलब जो ये 5FU वाली थेरेपी है ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है पेशेंट में, इसलिए दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर हिम। आपने देखा जीनोम स्टडी की पेशेंट्स की, उनके बेसिस पे कैसे जो मेडिकेशन का था और जो केमोथेरेपी का प्रोसेस था वो कैसे चेंज हो गया, ठीक है, केस बाय केस बेसिस पे। बस यही इस पूरे आर्टिकल का एसेंस है, मतलब जो जीनोमिक स्टडीज़ हैं वो कैंसर की केयर में कैसे हेल्प करेंगी, ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है, इन शॉर्ट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, जो फीमेल्स में ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, ये इसका हमने जीनोम स्टडी किया, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर सेल निकाले, उसका जीनोम स्टडी किया, ठीक है, हमें पता चला कि जीन्स जो BRCA1 और BRCA2 ये वाले जीन्स जो है वो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन कैंसर कॉजिंग जीन्स के मिलते जुलते रिस्पॉन्स में जो मेडिकेशन काम आएगी, जो मोस्ट इफेक्टिव होगी, उस मेडिकेशन को रिकमेंड कर दिया उस पर्सन के लिए। बस इतना ही किया हमने, जैसे कि हमने ऊपर वाले केस में देखा था, ठीक है, एक एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में। वो कौन सा एग्जांपल था, F5U थेरेपी का एग्जांपल था, ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि मान लो एक लंग कैंसर है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि आपको जनरलाइज नहीं करना है कि आपने पॉपुलेशन का सैंपल सेलेक्ट किया, आपने लंग कैंसर पढ़ा, ठीक है, सारी पॉपुलेशन का आपने उनका जीनोम निकाला और आपने बता दिया कि ये जो F5U थेरेपी है, अगर ट्यूमर वाले जीनोम में अगर ये वाला म्यूटेशन पाया जाए तो F5U वाली थेरेपी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रही है। आप ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लंग कैंसर की कैटेगरी में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, लंग कैंसर वेरिएशन 1, लंग कैंसर वेरिएशन 2, 3, 4, तो इन सब की वेरिएशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा ना। इस पर्सन के आपको ट्यूमर को निकाल के उसके जीनोम स्टडी करके फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सी थेरेपी या कौन सा मेडिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको ये जो जीनोम ओरिएंटेड कैंसर मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी है तो आपको पर्सनल बेसिस पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मतलब पर्सनली इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है, अगर आपको उसका इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए। फाइन, तो दिस इज द इंदू, वी हैव कंप्लीटेड इट। Did you know that approximately 1.4 million new cancer cases emerge in India every year? That's nearly 1 in every 1,000 Indians being diagnosed annually. These staggering statistics from the National Cancer Registry underscore the severity and urgency of the cancer crisis in India. It's not just a health issue, it's a societal challenge that we must confront. With such a high rate of cancer diagnosis, it's crucial we understand the root causes of this disease.
At its core, cancer is a disease of the genome, caused by changes in genes that lead to uncontrolled cell division. But what exactly is a genome? It's the entire set of genes or genetic material present in a cell or organism. It's like the blueprint that instructs our bodies on how to grow and function. Now imagine if there's a typo in this blueprint. This could cause cells to divide in ways they shouldn't, leading to the growth of a cancerous tumor. These genetic typos or changes can be inherited from our parents or acquired throughout our lifetime due to exposure to certain environmental factors. Certain inherited genetic changes form the basis of many hereditary cancers, including breast and ovarian cancer. These are cancers that run in families, passed from generation to generation. Understanding the genome is key to understanding cancer. But how does this understanding lead to better treatment strategies? Welcome to the genomic revolution in cancer care, a revolution that promises to transform how we diagnose and treat this disease. But before we delve into this, let's take a moment to understand what we mean by genome. Simply put, it's the complete set of genes or genetic material present in a cell or organism. Now imagine being able to read and understand this genetic material like a book. That's what DNA sequencing is all about, and it's a key part of the genomic revolution. Consider a landmark UK-wide study where researchers sequenced and analyzed the genomes of people with different types of cancers. Their meticulous investigation revealed distinct DNA changes that could become new targets for therapy. Specifically, individuals dealing with brain, bowel, or lung cancers showed unique DNA alterations. This brings us to precision oncology therapies. These are treatments that aren't one size fits all, but are tailored based on the specific molecular characteristics of a person's cancer. Eligibility for these therapies isn't determined by the type of cancer alone, but by molecular tests that scrutinize the cancer's unique genetic code. This is the power of the genomic revolution in cancer care. It's about providing individualized treatment strategies, about moving away from a generic approach to a more precise, personalized one. The genomic revolution holds the promise of a future where cancer treatment is tailored to the individual's genetic makeup, a future where our understanding of the genome can help us conquer cancer. ऑलमोस्ट ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में कंप्लीट किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कन्वेंशनल से लेके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम रीड करते हैं अपने ठीक है कोर सब्जेक्ट्स में, उन सबसे रिलेट करके, फाइन, तो पूरा कंप्लीट हुआ है, फाइन, ठीक है। अभी शाम को मैं एक और क्लास लूंगा, ठीक है, अबाउट 7 to 8 वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें क्या होगा, उस वाली क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया था ना, उस वाली क्लास में एक मिनट, उस वाली क्लास में जो अपने वैद सर हैं, ठीक है, वैद सर मतलब मैं कम बता रहा हूँ, शायद 10 to 12 न्यूज़पेपर्स पढ़ के, ठीक है, उनकी एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। उसमें कुछ 8-10 आर्टिकल होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और वो इंपॉर्टेंट भी करते हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड और वेल मतलब रेड सिटीजन बन पाएँ, ठीक है। तो 12 न्यूज़पेपर का जस्ट होता है पूरा, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा 7 to 8 के बीच में, ठीक है, शाम को, फाइन। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड या किसी भी आर्टिकल में, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल ट्राई टू आंसर इट। उस डाउट को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, फाइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलते हैं अपन, ठीक है, नई न्यूज़ के साथ और नए द हिंदू के साथ, ठीक है। हम फिर से इसी डिटेल में उसको कवर करेंगे। और आपको अगर इस वीडियो की जो PDF है वो चाहिए हो तो ये वाला टेलीग्राम चैनल है, करंट इवेंट्स एक्सप्लेनर, इस पर जाके आप ले सकते हैं, फाइन। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।